हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की जो अपनी सीरीज चालू की है उसके अंदर 313 क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए हैं। नहीं, 20। तो इसके 20 तक आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। एंड अदर भी कोई क्वेश्चन हो इलेक्ट्रिकल से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके, सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना 313 नंबर क्वेश्चन है। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड प्रणाली में लाइन वोल्टेज है 440 वोल्टेज। पिछले क्वेश्चन में मैंने संबंध बता दिया है स्टार के अंदर, डेल्टा में अब बता देता हूँ। 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति है तो फेज करंट का मान क्या होगा यदि आर एन रेजिस्टेंस 10 ओम और इंडक्टेंस 0.2 हेनरी है तो। डेल्टा के अंदर देखो, ये डेल्टा सर्किट है अपने पास। ओके, ये अपने पास आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। ओके, ये इंपेडेंस अपने पास जेड आर लिख लेते हैं, ये जेड वाई लिख लेते हैं, इसको जेड बी लिख लेते हैं। अब लाइन वोल्टेज के लिए इसके अंदर डेल्टा के अंदर लाइन एंड फेज वोल्टेज दोनों इक्वल होती है। तो वो लाइन वोल्टेज के लिए संबंध रहेगा वी आर वाई, वी वाई बी और वी आर बी। फेजों के मध्य जो वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे वो अपने पास लाइन वोल्टेज होगी। फेज वोल्टेज के लिए लिखते हैं, फेज वोल्टेज ये कॉइल है किसी स्पेसिफाइड फेज का इंपेडेंस देखें या स्पेसिफाइड कोई एक सर्किट का देखें तो ये अपने पास जेड फेज का जो इंपेडेंस है इसके सिरों पर जो वोल्टेज मौजूद होगी उसको फेज वोल्टेज कहेंगे। यानी कि वी आर वाई, वी वाई बी और वी आर बी, ये जो अपने पास है ये फेज वोल्टेज है। और फेज एंड लाइन वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में इक्वल होता है। अभी लिखते हैं अपने लाइन करंट। तो लाइन करंट ये आर फेज की कॉइल में जो करंट आ रहा है, जो ये लाइन से आ रहा है, ये करंट अपने पास लाइन करंट होगा। जिस प्रकार ये आर फेज की लाइन है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, तो इनके अंदर जो करंट आ रहा है इनके द्वारा जो मीटर लगाकर अपने मेजरमेंट करेंगे वो अपने पास लाइन करंट होगा। लाइन करंट के लिए लिखेंगे आई आर फेज के अंदर, आई वाई फेज के अंदर और आई आई आर, आई वाई और आई वी फेज के अंदर जो करंट रहेगा वो अपने पास लाइन करंट होगा। और फेज करंट के बारे में लिखें तो डेल्टा के अंदर लाइन करंट एंड फेज करंट जो रहता है वो लाइन करंट फेज करंट से √3 गुना अधिक होता है। तो अब ये जेड फेज का जो इंपेडेंस है अपने पास, इस कॉइल के अंदर जो आर फेज की कॉइल के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा ये अपने पास फेज करंट रहता है। वाई फेज की कॉइल से जो करंट फ्लो करेगा वो अपने पास फेज करंट रहता है। जेड फेज की कॉइल से जो इंपेडेंस करंट फ्लो करेगा इंपेडेंस के अंदर से वो अपने पास बी फेज का इंपेडेंस यानी कि फेज करंट रहेगा। तो इसके लिए लिखते हैं आई आर और वाई, आई वाई और बी और आई आर और बी के मध्य जो अपने पास करंट होगा, जैसे ये आर फेज का सिरा आ गया, ये सिरा आर फेज का सिरा है और ये दूसरा सिरा है। अब यहां से लेकर जो करंट फ्लो करेगा यानी कि इंपेडेंस आर है लेकिन आर और बी के मध्य जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपने पास रहेगा फेज करंट। एंड ये करंट इधर से ऐसे भी फ्लो करेगा, ऐसे भी फ्लो करेगा, लेकिन जो ये करंट फ्लो कर रहा है ये अपने पास आर फेज का फेज करंट होगा। ओके, ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी जो मैंने लिखी है। जस्ट अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने करते हैं। अब ये अपने पास स्टार ये कनेक्शन बना दिया एक हिसाब से। ओके, इम्पीडेंस वगैरह नहीं दिखाया मैंने, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो ये आर फेज है, ये वाई और ये बी फेज है। ओके,
तो इसके अंदर जो आर एन, यानी कि यहां से लेकर ये एन तक जो अपने पास रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम का। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस शो करवा देते हैं और यहाँ पर ये इंडक्टेंस एल, एल है 0.2 हेनरी का। तो सबसे पहले अपने फेज इंपीडेंस निकालते हैं, आर फेज का। करो सॉल्यूशन। इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला रहता है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इंपीडेंस का फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा आपको, रिएक्टेंस का स्क्वायर अंडर रूट में लिखते हैं। टेन का स्क्वायर करते हैं प्लस स्क्वायर एक्सल निकालते हैं तो 2 पाई एफ और इंडक्टेंस 0.2। तो ये अपने पास इंपीडेंस आया है 63.62। जेड अपने पास आया है 63.62 ओम का इंपीडेंस है। ओके, अब ये अपने पास लाइन करंट के अंदर से फेज करंट को डिवाइड करेंगे तो कौन सा करंट आएगा, तो लाइन करंट आएगा। एंड स्टार में लाइन और फेज करंट इक्वल होते हैं, तो अपने फेज इंपीडेंस निकाला है तो फेज ही वोल्टेज लेंगे। स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज जो होती है फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक होती है, तो 440 अपॉन में 1.732 तो 254, तो 254.0 अपने पास वोल्टेज कौन सी मिली है, फेज वोल्टेज है। और फेज करंट ज्ञात करने के लिए फेज वोल्टेज अपॉन में फेज का इंपीडेंस। ओके, तो इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 63.62, तो ये 3.99 आया है अपने पास। करंट का वैल्यू 3.99 एम्पियर्स मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, डाउट नहीं होगा शायद तक आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का। 314 नंबर क्वेश्चन है, धातु का एक टुकड़ा 200 ग्राम है। ओके, उस पर चांदी की पत्थर चढ़ानी है। इलेक्ट्रो ईसीई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रहता है। इसकी वैल्यू है 0.00017 और धारा की वैल्यू है 7.5 एम्पियर। 20 मिनट में चांदी के कितने भार की परत चढ़ जाएगी। तो माइकल फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब किसी विद्युत अपघटन के अंदर से विद्युत धारा का मान प्रवाहित करते हैं तो आयनों के सहती जो अपने धारा प्रवाहित करवाते हैं वो पदार्थ के एक तेज द्रव्यमान के समानुपाती होती है, यानी कि जेड इज एम समानुपाती मास जो होता है अपने पास जेड आई टी रहता है, और आई टी जो अपने पास रहता है ये कूलाम रहता है, इज इक्वल टू जेड क्यू भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। यानी कि क्यू जो कूलाम होता है ये धारा गुणा समय रहता है, समय होता है सेकंड में। ओके, और माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस सेकंड लॉ कहता है कि जब दो पृथक पृथक विद्युत अपघटन के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो आयनों की सहती जो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है परमाणु भार के समानुपाती होता है, यानी कि Z2 अपॉन में Z1 लिखेंगे, M2 अपॉन में M1 लिखेंगे और E2 अपॉन में E1 लिखेंगे। ओके, ये दोनों नियम आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपने, वीडियो पॉज करके लिख लेना जो भी बताया मैंने। अभी अपने पास 200 ग्राम चांदी का टुकड़ा है और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अपने को वैल्यू दे रखी है, धारा की वैल्यू है, एम्पियर भी दे रखा है। तो चांदी के कितने भार की परत चढ़ जाएगी। तो फॉर्मूला लिखते हैं एम समानुपाती
जेड आई टी। यहाँ पर अपने पास जेड क्या है, 0.00017। ओके, धारा की वैल्यू क्या है, धारा है 7.5 एम्पियर्स, और टी समय क्या है, 20 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो चांदी का टुकड़ा है ये अपने पास है 200 ग्राम का। तो धातु का एक टुकड़ा 200 ग्राम है, उस पर चांदी की परत चढ़ानी है। तो इसको अपने कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है द्रव्यमान इसका। 0.00017 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 60, तो 1.53। तो इसका सॉल्यूशन में अपने को करना क्या है, 200 ग्राम तो टुकड़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, धारा दे रखी है 7.5 एम्पियर, 20 मिनट है, तो कितने पर चढ़ेगी, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पॉइंट के बाद में 5 संख्या है, तो नीचे 5 जीरो लगा देते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो होगी, और यहाँ पर पॉइंट के बाद में यहाँ पर भी जीरो है, तो जीरो की जीरो लगा देते हैं, 75, 150, तो यहाँ से जीरो ये कट जाएगा, 15 छः 90, तो ये जीरो से ये जीरो हटा देंगे, तो यहाँ पर 9 बचा है अपने पास, 170, 17 में कितना होगा, 170, 160, 153 हो जाएगा, 153, और दो संख्या है तो पॉइंट हो जाएगा ग्राम। तो अपने पास कितनी इसकी लेयर चढ़ेगी, तो लेयर इसके अंदर अपने नॉर्मली 1.53 ग्राम की लेयर जो है उसका जमाव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में अपने कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1.53 ग्राम की लेयर चढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 315, इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया में चांदी पर सोने की परत चढ़ानी है, तो सोने को किस इलेक्ट्रोड पर रखेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम के आधार पर अपने इनका जो यूज करते हैं वो एक तो धातु शुद्धिकरण के लिए लेते हैं, मेटर फिल्ट्रेशन के लिए, धातु वन सेकेंड, धातु शुद्धिकरण के लिए, धातु शुद्धिकरण के अंदर क्या होता है, एक अपने जिस धातु को शुद्ध करना है उसको रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, जिस धातु को शुद्ध करना है उसे रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर शुद्ध धातु एकत्रित होगी। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर प्लेट जो रहती है एल्यूमिनियम या टेंटालम की रहती है, और पॉजिटिव और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों के मध्य इंसुलेशन की या डाई इलेक्ट्रिक की एक लेयर तैयार की जाती है, जो कैपेसिटर का निर्माण, पोलराइज्ड कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। उसके अंदर एल्यूमिनियम या टेंटालम प्रकार के होते हैं, तो उन प्लेटों के मध्य इसको स्थापित किया जाता है। ये पोलराइज्ड प्रकार के कैपेसिटर रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैपेसिटर बनाते हैं अपने। ओके, और इसके अंदर वर्क रहता है अपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है, धातु शुद्धिकरण के इक्वल है। जैसे सस्ती धातु होगी, चांदी की बात करते हैं, तो चांदी के ऊपर लोहे की लेयर, लोहे की तो क्यों लगाएंगे, उसके ऊपर सोने की लेयर लगाना। ओके, तो इसके अंदर सोना जो है उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर रखेंगे, और जिस पर लेयर लगानी है सोने की उसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर रखेंगे। ओके, और इलेक्ट्रोटाइपिंग की बात करते हैं। ये चार जो यूज है मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादा यूज में लेते हैं अपने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या है, ये रबड़ या पीओपी का अपने एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं जिसको अपने टाइप करना चाहते हैं। ओके, वो टाइप करने के बाद में उसके ऊपर कार्बन का पतली लेयर लगा देते हैं, मतलब कार्बन का जो चूर्ण होता है उसका छिड़काव करेंगे, कॉपर सल्फेट के द्वारा उसको धोएंगे, फिर लोहे का बारीक चूर्ण डालेंगे, फिर वापस उसको धोते हैं तो सोने अपने पास जो कॉपर होती है उसकी पतली लेयर का जमाव हो जाता है। धोते हैं उसको, जिससे कार्बन की लेयर लगा दी, उसके बाद में इसको साफ करते हैं। जो अपने इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ऊपर, वो होता है कॉपर सल्फेट CuCO4। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ CuCO4। ओके, कॉपर सल्फेट के द्वारा, CuCO4 थोड़ी होगा, कॉपर सल्फेट लिखना है अपने को। 1 सेकेंड, CuSO4 का रहेगा, कॉपर सल्फेट हो गया। फिर लोहे का बारीक चूर्ण डालेंगे तो कॉपर की पतली लेयर होगी, जिसके बाद में कॉपर को रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, जो अपने पास लेयर का जमाव हुआ है उसे रखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और धारा इलेक्ट्रोलाइट में डालकर धारा का मान प्रवाहित करवाते हैं। तो उस जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है उसका जमाव उस जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके ऊपर जमाव होता रहता है। इंटरप्रेटिंग प्रक्रिया में यूज में लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सोने को किस इलेक्ट्रोड पर रखेंगे, सोने को रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। ओके, जिस पर चढ़ानी है उसे रखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। क्वेश्चन नंबर 316, थ्री फेज सिक्रोन्स मोटर, सिक्रोन्स अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड किया गया है, उस समय पावर फैक्टर आर्मेचर रिएक्शन क्रमशः कैसा होगा। ओवर एक्साइटेड है, इसकी तीनों कंडीशन है, तीनों लिख देते हैं अपने। अंडर एक्साइटेड रहता है एक, तो अंडर एक्साइटेड, एक रहता है नॉर्मल एक्साइटेड। जो एक्साइटेशन के लिए अपने जनरेटर यूज में लेते हैं वो अपने पास डीसी शंट जनरेटर होता है, एक लेते हैं ओवर एक्साइटेशन में। ओके, तो जो अंडर एक्साइटेशन होता है इसके अंदर पावर फैक्टर कैसा बनता है, और आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है, बैक ईएमएफ के अंदर क्या संभावना रहती है। तो अंडर एक्साइटेशन के अंदर बैक ईएमएफ जो होता है टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा रहता है, नॉर्मल एक्साइटेशन में बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, और ओवर एक्साइटेशन में बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से कम होता है। ओके, तो यहाँ पर जब अंडर एक्साइटेड है तो उस कंडीशन में आर्मेचर जो अपने पास पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर रहेगा लीडिंग। अगर पावर फैक्टर अपने पास लीडिंग है तो आप आर्मेचर रिएक्शन समझ गए होंगे, ये रहेगा मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। ओके, और दूसरी बात करते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन है तो इसके अंदर पावर फैक्टर रहेगा यूनिटी, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहेगा। ओके, जब है ये ओवर एक्साइटेशन तो पावर फैक्टर रहेगा लैगिंग, और आर्मेचर रिएक्शन बनेगा डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन। ओके, डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, लैगिंग है तो डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओवर एक्साइटेड है तो बैक ईएमएफ की जो वैल्यू है वो कम होगी टर्मिनल वोल्टेज से, साथ में लैगिंग पावर फैक्टर होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317, एक बैटरी को 20 घंटे तक 5 एम्पियर की दर से आवेशित किया जाता है, फिर इसे 35 आवर्स में 2 एम्पियर पर से डिस्चार्ज किया जाता है, तो एम्पियर आवर प्रतिशत में ज्ञात करें दक्षता। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, एम्पियर आवर
आउटपुट में अपने को क्या मिल रहा है, और एम्पियर हावर्स इनपुट में अपने क्या दिया है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग में यूज है 35 गुना 2, तो ये हो जाएगा 70, अपन में 20 गुना 5, तो ये हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 100, यानी कि 70% एम्पियर और दक्षता है। और लेड एसिड बैटरी के अंदर अपने बात करें तो लेड एसिड बैटरी की एम्पियर और दक्षता होती है 90 से लेकर 95%, और वाट घंटा दक्षता रहती है अपने पास 72 से लेकर 80% तक। ओके। एंड अपने निकल आयरन या निकल कैडमियम बैटरी जो होती है, उस बैटरी का इंटरनल जो इम्पीडेंस होता है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस अपने बोले तो वो लेड एसिड की तुलना में अधिक रहता है, और कार्यकाल भी ज्यादा होता है बैटरी का। निकल आयरन के लिए बात करें तो एम्पियर और दक्षता रहती है 80%, एंड वाट घंटा दक्षता की बात करें तो ये रहती है 60 से लेकर 65% तक। ओके। ये लेड एसिड बैटरी में कुछ और लिखना है तो लिखो, लेड एसिड बैटरी के अंदर जब बैटरी चार्जिंग होगी तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अपने पास रहेगा PbO2 का, नेगेटिव इलेक्ट्रोड Pb का रहेगा, H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट होगा अपने पास, एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होंगे ये PbSO4 का रहेगा। ओके। एम्पियर और दक्षता, वाट घंटा दक्षता आपको बता दिया। लगभग 1250 बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस बैटरी को यूज में ले सकते हैं। दोष तीन होते हैं, सल्फेशन, सेंटिमेंटेशन एंड बकलिंग। जो सल्फेशन होता है उसके अंदर क्या बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्जिंग कंडीशन में रखने पर ये दोष होता है। डिस्चार्जिंग कंडीशन में रखेंगे तो जो लेड होता है वो सल्फेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है लेड, उसको वापस नरम करना काफी कठिन होता है। ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा उस दोष को शायद दूर हो जाए, कन्फर्म नहीं होता। सेंटिमेंटेशन दोष के अंदर क्या होती है, प्लेटें जो होती है समय के अनुसार खुलती रहती है, उनका क्षरण होता रहता है, और वो जो कचरा होता है वो एक तेज नीचे कीच घर में जमा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, और प्लेटें इंटरनली शॉर्ट सर्किट रहेगी तो बैटरी को चार्ज करके रखेंगे अपने, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज कंडीशन में चली जाती है। तो ये अपने पास सेंटिमेंटेशन होगा। सेंटिमेंटेशन जो दोष रहता है इसको दूर करने के लिए बैटरी को पूरा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकालकर नया इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, साफ किया जाता है उसको। बकलिंग दोष में बैटरी को चार्जिंग अत्यधिक तेजी से करते हैं, डिस्चार्जिंग अत्यधिक तेजी से करते हैं, तो उस कंडीशन में प्लेटें इंटरनली मुड़ जाती है, शॉर्ट सर्किट होगी। इस दोष को दूर करने के लिए अपने बैटरी को, बैटरी की प्लेटों को ही चेंज करना पड़ता है। एक बार कई बार क्वेश्चन आता है कि अपने पास वाहन है, आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक 20 किलोमीटर लेके गई, वहां पे आके जाके चार्ज लगा लिया, वाहन पे बैटरी रखी हुई है, तो उस चार्जिंग को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। इस चार्जिंग को कहते हैं ट्रैपड चार्जिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा इसका डी। 318 नंबर क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर में उल्टा इनवर्स वी कर्व क्या प्रदर्शित करता है। वी कर्व इसमें दो प्रकार के होते हैं, ये सीधा वी कर्व होता है और ये उल्टा वी कर्व रहता है। ये अपने पास फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट के लिए होता है, ये अपने पास फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर के लिए रहता है। ओके। यहाँ पर लेगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर रहता है। ओके। और इसमें बात करें तो देखो यहाँ पर ये है यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन, जहां पर मैं ये डॉट बना रहा हूँ यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहाँ पर आर्मेचर करंट की जो वैल्यू है काफी निम्न है। एक 1 सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे आर्मेचर करंट और यहाँ पर लिखेंगे फील्ड करंट। तो यहाँ पर आर्मेचर करंट की वैल्यू काफी निम्न है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिंक्रोनस मोटर में किस कंडीशन, किस एक्साइटेशन पर आर्मेचर करंट की वैल्यू निम्नतम होती है। अब वो समझ लेते हैं एक्साइटेशन करंट कौन सा है। एक्साइटेशन करंट उस कंडीशन में नहीं पूछता, उसका कहने का मतलब है कि उसको कौन सी एक्साइटेशन करते हैं कि उसके अंदर जो आर्मेचर करंट की वैल्यू निम्न होती है, तो यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर करंट निम्न होता है, जबकि लेगिंग और लीडिंग कंडीशन में हमेशा आर्मेचर करंट की वैल्यू मैक्सिमम पीक पर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 319, 319, प्रत्येक का
तो इसमें अपने पास वो डायग्राम शो नहीं हो रही, उसके लिए सॉरी। देखें, वैसे कम्युनिटी टैब पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे अपने सोल्यूशन करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये जो क्वेश्चन रह रहे हैं इनको लिख रहा हूँ मैं, सोल्यूशन करवाएंगे आपको जरूर। कॉइल में रिलेक्टेंस का निर्धारण करें जब कुंडली में 25 वेबर के फ्लक्स और उत्पादित एमएमएफ का मान 100 एम्पीयर टर्न है। अपने को ज्ञात करना है रिलेक्टेंस एस। रिलेक्टेंस क्या होता है? अपने पास एसी परिपथ की बात करें या विद्युत परिपथ की बात करें, तो उस कंडीशन में जो धारा का विरोध होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस कहते हैं उसको। डीसी एसी परिपथ में, एसी परिपथ में इम्पीडेंस कहते हैं और डीसी परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस मानते हैं। और ये मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो फ्लक्स का विरोध करता है उसे कहते हैं रिलेक्टेंस, इसे एस के द्वारा शो किया जाता है और विद्युतिक सर्किट में आर के द्वारा शो करते हैं। तो ये एमएमएफ ईएमएफ के समान रहता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एंड यहाँ पर रहेगा फ्लक्स। ओके, तो एमएमएफ अपने पास होगा 100 एम्पियर टर्न और फ्लक्स है 25 वेबर, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। रिलेक्टेंस ज्ञात करने के लिए एल अपॉन में म्यू नोट म्यू आर और एरिया लिखेंगे, ये अपने पास लेंथ है, ये म्यू नोट है जिसको अपने 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 हेनरीज पर मीटर रहता है। म्यू आर इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये दो संख्याओं का रेशियो रहता है, अनुपात होता है। एरिया मीटर स्क्वायर में लेते हैं, अब सेमी स्क्वायर में लो या डेसी मीटर स्क्वायर में लो। ओके, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर बताया आपको। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 321 नंबर क्वेश्चन। एक पोल डीसी लेप वाउंड मशीन में एक चालक का प्रतिरोध है 0.22 है ओम है तथा चालक है 72, तो आर्मेचर प्रतिरोध का निर्धारण करें। इसमें डीसी लेप वाउंड है, तो लेप वाउंड के अंदर क्या होती है? पोलों की संख्या इज इक्वल टू समांतर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं। अब यानी कि 4 पैरेलल पाथ होंगे अपने पास इस तरह से। ओके, इस तरह से 4 पैरेलल पाथ रहेंगे। ये तो शॉर्ट कर दिया, वैसे 4 पैरेलल पाथ रहेंगे, 4 ही फिर पावर को कलेक्ट करने के लिए 4 ही ब्रश रहेंगे अपने पास। तथा चालक 72 है, तो 72 जो अपने पास चालक है इसको डिवाइड करते हैं एक पोल। पोल इसके अंदर अपने को नहीं बता रखे हैं, चल पोल अपनी तरफ से मान लेते हैं, पोल मान लेते हैं अपने, पोल इज इक्वल टू 4। ओके, 4 पोल है, तो 4 को सबसे पहले डिवाइड करते हैं 72 को, 72 अपॉन में 4, तो ये आएगा अपने पास 1 एंड 3 32, 8 चौक 32, 18। 18 अपने पास एक पाथ के अंदर 18 चालक आएंगे, तो 18 मल्टीप्लाई 0.22 ओम। ओके, करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 18 गुणा 0.22 3.96, 3.96 ओम अपने पास एक पाथ का है, और ये 3.966 ओम के 4 पाथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला आर टी 1 अपॉन में आर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर 1 प्लस 1 अपॉन में आर 2, या फिर आर टी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, आर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 आर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 आर 2। तो इसके अंदर अपने पास एलसीएम तो सेम ही आएगा, 3.96 अपॉन में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कुल मिला के 4 अपने पास, तो 0.99 ओम का अपने पास टोटल आर्मेचर का प्रतिरोध देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में जब अपने पास पोलों की संख्या 4 है तो पैरेलल पाथ भी 4 है, ये 4 पैरेलल पाथ बनाए हैं मैंने। ओके, और 4 पैरेलल पाथ है तो 4 पोल है, तो सबसे पहले जो चालक है इनको डिवाइड कर लिया पोलों से, तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर आए अपने पास? आए 18 कंडक्टर। 18 कंडक्टर सीरीज में लगे होंगे, तो सीरीज में लगे होने के कारण मल्टीप्लाई किया 0.22 से,
तो अपने पास एक पाथ का रेजिस्टेंस है और 4 पैरेलल पाथ समांतर में लगे हैं, तो पैरेलल्स का इंपीडेंस ज्ञात कर लेंगे। तो वो आएगा अपने पास 0.99 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस, इस क्वेश्चन में अपने को पोलों का नहीं पता है, इसीलिए अपने खुद से 4 पोल माने हैं और क्वेश्चन का आंसर अलग मिला है अपने को। ओके, क्वेश्चन नंबर 322। एक लॉन्ग शंट डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है जिसमें आर्मेचर प्रतिरोध 0.22, सीरीज फील्ड 0.12, शंट फील्ड 250 ओम, जनित वोल्टेज 500 वोल्ट 20 किलोवाट का है। तो सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर धारा, आर्मेचर ये ई है यहाँ पर, एंड यूज्ड ईएमएफ को क्रमशः निर्धारण करें। क्रमशः मतलब जिस हिसाब से पहले सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप, तो सीरीज फील्ड का ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो डायग्राम के अंदर ये जो जनरेटर है ये लॉन्ग शंट है। ओके, ये अपने पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो लॉन्ग शंट है, लॉन्ग शंट का मतलब है कि सीरीज फील्ड आर्मेचर की श्रेणी में पहले सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी, उसके बाद में शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी। शॉर्ट शंट कहता तो आर्मेचर के डायरेक्टली पैरेलल में अपने कनेक्ट कर देते। ओके, इस वाइंडिंग को शो करेंगे D1 D2 के द्वारा, आर्मेचर को शो करेंगे A1 A2 के द्वारा, शंट फील्ड वाइंडिंग को E1 E2 के द्वारा। अब ये जो नंबर मैंने शो किए हैं D1 D2 ये खुद से नहीं लिखे हैं, ये BIS के 4718 1975 अधिनियम के अनुसार से ये इनका वाइंडिंग का क्रमांक नंबर शो किए गए हैं। D1 D2 होगा तो सीरीज फील्ड है, E1 E2 होगा तो शंट फील्ड है, B1 B2 है तो इंटरपोल या कम्यूटेटिंग वाइंडिंग है, C1 C2 है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, A1 A2 है तो आर्मेचर वाइंडिंग है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अपने आर्मेचर का प्रतिरोध है 0.22 ओम का, सीरीज फील्ड का प्रतिरोध है 0.12 ओम का। ओके, शंट फील्ड का है 250 ओम का। ओके, और यहाँ पर अपने पास जनित जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो क्या रखा है, ईएमएफ का क्रमशः निर्धारण करें। तो यहाँ पर वोल्टेज अपने मानेंगे 500 वोल्टेज एंड 20 किलोवाट का जनरेटर है अपने पास। तो लोड करंट क्या होगा, तो 20 किलोवाट है, 500 वोल्टेज है, तो डायरेक्टली पहले तो अपने लोड करंट वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। 20 किलो को नॉर्मल संख्या में लिखेंगे तो 2 से 2 जीरो और 5 को डिवाइड करेंगे, 40 एम्पियर जो अपने पास करंट होगा वो करंट होगा लोड करंट, जो यहां से अपने को आउटपुट में मिल रहा है। अब कुछ मात्रा में करंट इधर भी जा रहा है, ये करंट रहेगा शंट फील्ड करंट, और यहां से जो करंट आ रहा है ये करंट होगा आर्मेचर करंट या सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट कह सकते हैं। इनके मध्य अगर मैं संबंध लिखूं तो लिखेंगे लोड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट माइनस शंट फील्ड धारा, या अपने इसके अंदर लिख सकते हैं आर्मेचर करंट इज इक्वल टू सीरीज फील्ड धारा, ये संबंध है। और यहाँ पर शंट फील्ड धारा ज्ञात करने के लिए अपने पास होगा फॉर्मूला आर्मेचर करंट माइनस, तो लोड करंट हटा देंगे। ओके, तो लोड करंट या सीरीज फील्ड करंट माइनस लोड करंट कर देंगे, वैल्यू तो वो सेम ही है। यहाँ से वोल्टेज अपने पास इंड्यूस्ड हो रहा है और करंट की वैल्यू फ्लो कर रही है, यहाँ से ये टोटल करंट है, तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों सीरीज में है, अदर कोई पाथ नहीं है जिससे कि करंट फ्लो कर दे, तो आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड करंट इक्वल होगा। कुछ मात्रा में करंट जा रहा है शंट फील्ड के ऊपर, कुछ जा रहा है लोड की ओर, तो लोड और शंट फील्ड मिला के सीरीज फील्ड करंट कहें या अपने कहें आर्मेचर करंट, दोनों इक्वल ही है। अब इसको हटा रहा हूं, आप लिख लेना बाद में। वीडियो पॉज करके लिख लेना जस्ट।
तो यहाँ पर अपने सबसे पहले लगाते हैं केवीएल लिखते हैं। ओके, इस प्रकार केवीएल लिखेंगे। आपने यहाँ पर प्लस टर्मिनल बना है, यहाँ पर नेगेटिव, और आर्मेचर से करंट इस प्रकार निकल रहा है, तो ये प्लस टर्मिनल से ये माइनस, और यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर माइनस रहेगा। और आर्मेचर के लिए अपने रेजिस्टेंस यहाँ पर शो करवा देते हैं, थोड़ा सा कुछ मात्रा में दिखे थोड़ा। तो यहाँ पर ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस बताया आपने, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करके यहाँ पर आएगा, तो ये प्लस और यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ओके, अब लिखते हैं केवीएल। सबसे पहले सेकेंड टर्मिनल से लेंगे प्लस, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल नहीं लगेगा। इसके बाद में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ऊपर सेकेंड टर्मिनल से अपने पास प्लस है, तो प्लस आर्मेचर करंट, आर्मेचर नहीं सीरीज फील्ड करंट लिखना था, सीरीज फील्ड करंट। और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो वोल्टेज आ गया, धारा गुणा रेजिस्टेंस वोल्टेज रहता है अपने पास। फिर उसके बाद में लिखेंगे माइनस बैक ईएमएफ, सेकेंड टर्मिनल से माइनस है अपने पास, यहाँ पर देखो। और उसके बाद में लिखते हैं प्लस टर्मिनल से आएगा सेकेंड, ये देखो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो प्लस आर्मेचर करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये अपने पास केवीएल लिख ली है। ज्ञात करना है बैक ईएमएफ, तो नेगेटिव है, यहाँ पर इक्वल में जीरो लिखेंगे, जीरो साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव से प्लस हो जाएगा। तो बैक ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, फिर सीरीज फील्ड के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, और वापस प्लस टर्मिनल्स के साथ, तो प्लस आर्मेचर और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज ड्रॉप मिला अपने को। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज फील्ड के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे। एंड ब्रश का नहीं दिया तो ब्रश का ऐड नहीं करेंगे, ब्रश का लिखा होता तो ब्रश का ऐड कर लेते। वैसे कार्बन ब्रश 1 वोल्टेज ड्रॉप करेगा एंड मेटल ब्रश 0.5 वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है 500 वोल्टेज प्लस, और यहाँ पर 250 ओम का शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर शंट फील्ड धारा याद करते हैं, तो वोल्टेज है 500 अपॉन में 250 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये आएगा 2 एम्पियर। अपने पास शंट फील्ड धारा की वैल्यू है 2 एम्पियर। ओके, 2 एम्पियर आ गई। तो यहाँ पर टोटल करंट रहेगा 42, और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई 0.12 प्लस 42 एम्पियर आर्मेचर का होगा मल्टीप्लाई, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.22। इसको सोल्यूशन करो, आपको बैक ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी 500 प्लस ब्रैकेट में 42 प्लस 42 मल्टीप्लाई 0.12 ब्रैकेट बंद, प्लस ब्रैकेट में 42 मल्टीप्लाई 0.22 ब्रैकेट में वापस बंद। तो वे ये वैल्यू मिली अपने को 514.28। तो लोड करंट के हिसाब से यहाँ पर आर्मेचर धारा लिखा है। आर्मेचर धारा ऑप्शन नंबर या तो बनेगा अपने पास सी एंड बनेगा डी। लोड करंट अपने पास टोटल है 42 एम्पियर, सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप तो 0.12, तो 5.04 अपने पास वोल्टेज ड्रॉप है। वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो VSE ड्रॉप लिखें तो ये रहेगा 5.04, एंड बैक ईएमएफ जो रहेगा अपने पास वो होगा 514। तो वापिस लिखते हैं 500 प्लस ब्रैकेट में 42 मल्टीप्लाई 0.12 ब्रैकेट बंद, प्लस 42 मल्टीप्लाई 0.22, तो ये 514.28 अपने पास बैक ईएमएफ की वैल्यू रहेगी। एंड आर्मेचर
करंट अपने पास 42 रहेगा, आर्मेचर करंट 42 एम्पियर्स। ये क्वेश्चन लिख लेना, तक ऑप्शन लिखने में पहले अपने गलती हो गई। 323 नंबर, किसी लेप बाउंड 8 पोल अल्टरनेटर में 1200 चालक हैं, फ्लक्स 20 मिलीवेबर है, स्पीड 50 आरपीएस है, तो विद्युत वाहक बल की गणना करें। ब्रेक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है फाइव जेड एन पी अपॉन में 60 गुणा ए। फ्लक्स जो है अपने पास 20 मिलीवेबर है, मिली को 10 की पावर -3 लिखते हैं, और यहाँ पर जेड अपने पास जो चालक हैं 1200 है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। स्पीड अपने आरपीएस के अंदर है, स्पीड नॉर्मली लिखते हैं अपने आरपीएम के अंदर, तो 50 प्रति सेकंड की है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3000। और पोलों की संख्या अपने पास 8 पोल हैं, अपॉन में 60 गुणा लेप है, तो पोलों की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं। ये आपने कहे पोलों की संख्या इज इक्वल टू पोल गुणा प्लेक्स लिखेंगे। प्लेक्स सिंप्लेक्स होता है ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वार्टरप्लेक्स के अंदर, तो यहाँ पर अपने नॉर्मली बताया नहीं है तो सिंप्लेक्स मानेंगे, मल्टीप्लाई 8 लिखेंगे, 8 से 8 हट गया, और यहाँ पर 0 से 0 और 6 को करेंगे 2, 20 बचा, और ये 10 की पावर -3, तो 1 0 1 0 और 1 0 हटा दिया इसको, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। अपने पास कितनी वोल्टेज होगी, 1200 वोल्टेज। जस्ट देख लेना आप, किसी प्रकार से डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो ओके दोस्तों, अपने 323 तक क्वेश्चन आज कर लिए हैं। किसी प्रकार से डाउटफुल लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे को, उसका सोल्यूशन दोबारा करवाएंगे अपने। फिर भी आप वीडियो को दोबारा देख लेना, डाउट वाली कोई जगह रखते नहीं अपने। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।